सफर, कर्तव्य पथ पर कदम ताल करता भारत। देशभक्ति, शौर्य और परंपरा की झलक, हर दिल में गूंजता एक ही सुर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए इस गणतंत्र दिवस पर मनाएं देश के गौरव का पर्व। डीडी न्यूज की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी हमारी खास कवरेज 26 जनवरी सुबह 8 बजे से लगातार। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर इस जमा हमारा। नमस्कार आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल। सुप्रभात निखिल। सुप्रभात दर्शकों भी, सुप्रभात कृतिका। और दर्शकों, गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करेंगे। और जैसा कि कृतिका ने कहा कि सदियों रहा दुश्मन, जहां दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कुछ बात ऐसी जरूर है कि हम 77वां गणतंत्र मना रहे हैं। हमारा लोकतंत्र आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है और इसी के साथ हम देश की लोकतांत्रिक सत्ता को एक नई दिशा भी मिल रही है। और भारतीय गणतंत्र दुनिया भर में पुनः प्रतिष्ठापित हुआ था आज ही के दिन, आज के गणतंत्र के दिन। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व ये शब्द नहीं, भारत की चेतना है। लाल किले से कर्तव्य पथ तक और गांव की चौपाल से संसद तक, गणतंत्र आज भी जन जन के हृदय में धड़कता है। इसी गौरव, इसी विरासत और इसी संकल्प के साथ हम लेकर आए हैं 77वें गणतंत्र दिवस का ये विशेष कार्यक्रम। जी हां, इस विशेष कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आज भारत मना रहा है अपना 77वां गणतंत्र दिवस 1950 से 2026 तक। और ये सिर्फ 77 साल नहीं है, बल्कि ये संघर्ष से शक्ति तक की पूरी कहानी है। एक ऐसा भारत जिसने क्या कुछ नहीं देखा है, युद्ध भी देखे तमाम और चुनौतियां भी देखी निखिल। और इन सब के बीच आज पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में आज हमारा भारत खड़ा है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे खूबसूरत भारत की तमाम झलकियां। गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां भी आपको दिखाएंगे अपने सहयोगियों के जरिए। और इस दौरान खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए खास कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस समय प्रमुख सुर्खियों पर। देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर आज दिखेगा सांस्कृतिक विविधता, देश की प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संदेश में आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बताया मार्गदर्शक सिद्धांत। कहा देश के विकास में नारी शक्ति, युवा, अन्नदाता की अहम भूमिका। देश को 1 से 31 नायकों को अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए मिलेगा पद्म पुरस्कार। वीएस अच्युतानंदन और धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान। सेना के 70 जवानों को वीरता पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को दिया जाएगा कीर्ति चक्र।
तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इन सब बातों को हम जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से इस दिन के समारोह में देश का नेतृत्व कर रही हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनोखा संगम होगा। परेड में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेशन की झलक भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी आज देश की लोक संस्कृति, परंपराओं और विकास मॉडल को हम सभी के सामने दर्शाएंगे। और ये आयोजन भारत की विविधता में एकता की भावना को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत करेगा। और इस साल राष्ट्रपति भवन से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक फैले कर्तव्य पथ को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्ष, भारत की अभूतपूर्व प्रगति, मजबूत सैन्य शक्ति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी के अविस्मरणीय संगम को प्रस्तुत करने के लिए सजाया गया है। तो अब कुछ देर का और इंतजार रहेगा जब ये तस्वीर हम सभी को देखने को मिलेगी कर्तव्य पथ पर, जब एक साथ हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं वो एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए कदम ताल करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और भारत भी आज इस पूरे पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। यह अवसर हमारे सामूहिक संकल्प में नवीन ऊर्जा और उत्साह जोड़े ताकि हम एक विकसित भारत का निर्माण कर सकें। तो जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है आज 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर के, और लक्ष्य भी एक तरह से साध लिया है। विकसित भारत का निर्माण हम सबका लक्ष्य है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था भी इस समय कड़ी कर दी गई है, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली एनसीआर में प्रशासन इस समय चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कर्तव्य पथ पर होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था निखिल लागू की है दिल्ली में पूरा। और दिल्ली से सटे राज्यों के बॉर्डर पर भी कड़ी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर वाहन की जांच की जा रही है, तो वहीं वाहन की तलाशी के साथ साथ दूसरे जरूरी दस्तावेज की जांच भी हो रही है। सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि दिल्ली और एनसीआर में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए एआई टेक्निक से लैस स्मार्ट चश्मों और सीसीटीवी कैमरास जैसी आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एआई और सीसीटीवी कैमरा लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एआई के जरिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस पर पूरा देश इस समय और इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए इस वक्त काफी उत्साहित भी है और सब अपने अपने तरीके से आज के इस दिन को मना रहे हैं। और ऐसे में जो कुछ लोग हैं वो इस मौके पर खलल डालने की कोशिश निखिल करते हैं और इसीलिए ये सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद की गई है। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिसकर्मी, और जिसको कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है पूरे दिल्ली एनसीआर की। और सघन चेकिंग लगाई गई है, पूरे रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। एक एक व्यक्ति को, एक एक वाहन को चेक करके ही आने दिया जा रहा है। और ड्रोन कैमरों की मदद से, सीसीटीवी की मदद से, खासतौर पर एआई से उन्नत तकनीक के साथ में इस चेकिंग को अंजाम दिया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी इस समय हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुरक्षा निगरानी के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एक बड़ा अहम पहलू है कृतिका इस पूरे आयोजन का, और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद भी किया जाता है। और साथ तौर पर आप जब देखेंगी, जब कर्तव्य पथ पर जो हमारा विशाल जब परेड जो होती है उसमें भी हम देखते हैं दरअसल हमारी किस तरह से रक्षा सुरक्षा और किस तरह से हमारा जो गौरव है, जो हमारी सेना है, वो किस तरह से कर्तव्य परायणता से और पूरे पराक्रम, पूरे जोश के साथ तैयार है, ये भी हम दिखाते हैं। और एक तरफ अगर देखा जाए तो जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो इस अवसर को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार अपना कर्तव्य निभाते हैं। और इस कर्तव्य में, जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि एआई तकनीक के साथ में, उन्नत तकनीक के साथ में इसको अंजाम दिया जा रहा है। तो
परिंदा पर नहीं मार सकता। दिल्ली में इस वक्त चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की। बिल्कुल, और सुरक्षा को लेकर के इस वक्त हमारे साथ में दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कर्तव्य पथ से विशाल बैरिस्टर और साथ ही गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताजा तस्वीरें जो हमारे साथ साझा करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, किस तरीके की तमाम तैयारियां इस समय की जा रही हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास में आना चाहेंगे कर्तव्य पथ पर। अब से कुछ ही देर का और इंतजार रहेगा जब हम सभी सैनिकों को देख पाएंगे एक साथ कदम ताल करते हुए। और खास मेहमान भी मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम परिचय करा दें। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, जो कि निदेशक है इंडिया फाउंडेशन के। जनरल कटोच, बहुत स्वागत है आपका। और मैं देख पा रहा हूं प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से जेएनयू से हैं। मैडम जोशी, बहुत स्वागत है आपका। हम निश्चित तौर पर आज का जो दिन है, आप लोग उसको अपने तरह से उसको परिभाषित भी करेंगे, क्या मायने हैं इसके। आज हम अपनी समृद्धि को और साथ ही साथ अपनी शक्ति का सबका प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब पर विशेष बात होगी। अखिलेश सुमन को भी मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश, आपका भी स्वागत है। और गिरीश निशाना के पास सबसे पहले चलते हैं कृतिका, और गिरीश के से जानना चाहेंगे सबसे पहले तो सुरक्षा इंतजाम ही आप बताइए, किस तरह से सुरक्षित रखा गया है दिल्ली एनसीआर के इस क्षेत्र को, और कर्तव्य पथ के आसपास परिंदा पर भी ना मार सके, क्या तैयारियां हैं गिरीश? देखिए निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली आज एक तरह से कहें छावनी में तब्दील हो रखी है, क्योंकि देश के गणतंत्र दिवस की बात है तो ऐसे समारोह में कोई भी चूक ना हो, उसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर जमे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे दिल्ली की सीमाओं की बात की जाए, वहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है, वहाँ निखिल वही गाड़ियाँ जा रही हैं जिनके पास वैलिड पार्किंग लेवल दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और ख़ास तौर पर जो परेड देखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अलग अलग गेट बनाए गए हैं, तो सुरक्षा को लेकर काफ़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। बंदोबस्त किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और सैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। तो आज का दिन बहुत अहम है। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह देश मना रहा है और कर्तव्य पथ पर इसकी छटा अलग ही बिखरती है। तो अब से कुछ देर बाद जब परेड निकलेगी तो वो हम सब दिखाने का प्रयास करेंगे। निखिल और कृतिका जी। तो बिल्कुल गिरीश, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है ही। और हमारे साथ में विशाल बैरिस्टर भी इस समय जुड़ गए हैं। विशाल, किस तरह की तस्वीरें और कितना उत्साह, क्योंकि इस समय काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे होंगे आज की इस परेड और उसमें शामिल होने वाली झांकियों को देखने के लिए। देखिए कृतिका, इस बार बहुत खास रहने वाली है परेड। 6000 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 500 से ज़्यादा महिलाएं परेड का हिस्सा होंगी। और इस बार परेड बिल्कुल अलग तरीके से आपको नजर आएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की गूंज दूर तक जाने वाली है। हम 150 साल मना रहे हैं वंदे मातरम के, और इसलिए इस बार जो परेड है वो हर बार की परेड से बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि ये बैटल एरे के अंदर होगी। बैटल एरे एक फॉर्मेशन है, जब आप लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो किस तरह से फौजें अपने आप को तैयार रखती हैं, किस तरह का उनका यूनिफॉर्म होता है, हर तरह से ये परेड अलग होने वाली है। शुरुआत करेंगे हम भैरव कंटिजेंट के साथ, जिसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज के साथ बनाया गया है। और भैरव कंटिजेंट सर्जिकल स्ट्राइक और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल की जाएगी वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान, गुजरात और फॉरवर्ड एरिया कश्मीर के अंदर। इसके अलावा आपको रिमाउंट वेटनरी कोर नजर आएगा, जो बैक्टीरियन कैमल्स के साथ पहली बार यहां पर कर्तव्य पथ पर उतरेगा। उनके साथ होंगे रैप्टर्स, उनके साथ होंगे ज़ंस्कार म्यूल्स और उनके साथ होंगे मिलिट्री डॉग्स, जिसके अंदर हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स भी हैं, मडोल हाउंड्स हैं, रामपुर हाउंड्स हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पूरा कवरेज रहने वाला है। और इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैप्टन हंसजा शर्मा वो रुद्रा हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, जो हेलना मिसाइल सिस्टम से लैस है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग परेड होने वाली है। और मैं इस वक्त हूं दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने झांकियों की बात करी, 30 झांकियां यहां से गुजरेंगी, जिसमें 17 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके अंदर 13 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो झांकी है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि वो दिखाएगी भारत गाथा, जिसे मशहूर फिल्म
कार संजय लीला भंसाली ने उसका आर्ट डायरेक्शन किया है और उनकी टीम ने इसको बनाया है। और श्रेया घोषाल जो मशहूर सिंगर है उसने इसमें गाना गाया है, उन्होंने इसमें गाना गाया है और ये दिखा रहा है किस तरह से सुनने से लेकर लिखने तक और रेडियो, अखबार और टेलीविजन के बाद हमारी जो ऑरेंज इकोनॉमी है जिसकी हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जिसके लिए कहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वेव्स है उस पर ये लाइव स्ट्रीमिंग होगी 4K के अंदर। 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दूरदर्शन का कंट्रोल रूम आपको दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भवन से लेकर और कर्तव्य पथ तक, जिसमें नेशनल वॉर मेमोरियल भी शामिल है, वहां पर 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। और मेरे साथ है प्रशांत शिंगले जो कि टेक्निकल डायरेक्टर है, हम उनसे बात जानना चाहेंगे। हम जब कैमरों की बात करते हैं तो PTZ कैमरा जो है वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, वो क्या है अगर आम भाषा में हम समझना चाहें तो? हाँ, ये PTZ कैमरा होता है, वो रिमोट कैमराज होते हैं। कई लोकेशन पे जैसे अगर कैमरामैन नहीं खड़े हो सकते या ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन अलाउड नहीं होते तो वहाँ हम PTZ कैमरा लगाते हैं। तो यहाँ भी हमने 5 PTZ कैमरा लगाए हैं जिनके आउटपुट यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्हें रिमोटली, उनको बोलते हैं पैन टिल्ट जूम, तो रिमोट से वो कैमरामैन उन्हें कंट्रोल करते हैं उनके सारे फंक्शंस। जैसे एक कैमरा हमने प्रेसिडेंट डायस के बिल्कुल टॉप पे लगाया है, वहाँ कैमरामैन नहीं पहुँच सकते, तो लेकिन वो बहुत एक अच्छा एरियल व्यू मिलता है। तो वहाँ हम PTZ कैमरा लगाया है जो रिमोट से कैमरामैन उसको दूर, मतलब रिमोट से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बैकअप अरेंजमेंट क्या रहेगा, क्योंकि हमने देखा जिस दिन फुल ड्रेस रिहर्सल था उस दिन जबरदस्त बारिश हुई, तो बैकअप अरेंजमेंट क्या है ताकि यहाँ पर कुछ भी रुकावट ना आए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पूरे में हर सिस्टम का हमने स्टैंड बाय सिस्टम रखा हुआ है। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम या इन केस ऑफ कोई भी नेचुरल वो बारिश आती है तो उन सबका हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। प्लस ओवरऑल हमने एक सिंगल कैमरा जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का क्लोजअप लेते हैं, वो सिंगल कैमरा भी हमने डायरेक्ट दिया हुआ है UPS पे, जिससे इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सिंगल कैमरा जाता रहेगा, हमारे दर्शकों को दिखता रहेगा। तो जिससे पूरा सेटअप है हमारा, सारे 52 कैमराज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो सारे 52 कैमराज यहाँ पर आ रहे हैं, हर पल, हर क्षण का, हर लोकेशन से सारा कवर कर रहे हैं, जिससे हमारा दर्शक पूरे 4K टेक्नोलॉजी में सारी कवरेज एंजॉय करें। 3 से 4 किलोमीटर का ये जो पूरा डिस्टेंस है राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक का, उसमें आपके कितने लोग तैनात हैं इंक्लूडिंग कंट्रोल रूम? ये हमारी टीम अराउंड मोर देन 50 पीपल की टीम होती है, जो लास्ट 15 डेज से हमारी डेडिकेटेड टीम यहाँ आ जाती है सब लोकेशंस पे और अपना वर्क शुरू कर देती है। तो पूरी हमारी डेडिकेटेड टीम मोर देन 50% है जो लास्ट 15 डेज से दिन रात लगे हुए हैं, जिससे दर्शकों तक अनइंटरप्टेड ये कवरेज जा सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार 4K का लाइव स्ट्रीमिंग होगा। हमारे OTT प्लेटफॉर्म जो वेव्स है उस पर हम 4K में लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। किस तरह से लोग यहाँ पर तैनात है, किस तरह से काम कर रहे हैं, जी विशाल, आपका क्या रोल है यहाँ पर? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो वो यहाँ कंट्रोल रूम में भी नजर आ रहा है। कृतिका, मैं यहाँ पर ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ। हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी पूरी टीम लास्ट 15-20 डेज से हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश ये रहती है व्यूअर्स को अच्छे से अच्छे व्यूज मिले और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग व्यूअर्स को दे पाएं। तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पर ये तमाम लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, इंजीनियरिंग विंग है, प्रोडक्शन है, ग्राफिक्स है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से तैयारी हो रही है, किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी यहाँ पर है जो कोऑर्डिनेट कर रही है हमारी टीम के साथ। और ये सब इसलिए है ताकि फैक्चुअल मिस्टेक कुछ ना हो। जो रैंक्स है हमारे डिफरेंट फॉर्मेशन के ऑफिसर्स का कमांडिंग ऑफिसर्स का, कंटिजेंट लीडर्स का, वो बिल्कुल अच्छे से जा सके। आप ये भी देख सकते हैं कि दूरदर्शन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो, और बाकी लोग जो इंजीनियरिंग विंग के हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है और सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि दर्शकों तक अनइंटरप्टेड टेलीकास्ट मिल सके आपको। दूरदर्शन हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करता है और इस बार भी तैयारी है, और कुछ खास तैयारी इसलिए भी है कि 4K रेजोल्यूशन में हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स पर, उस पर आपको ये देखने को मिले। इसके साथ ही हम इसको पूरा जो कवरेज है वो 4K रेजोल्यूशन में हम उसको कवर कर रहे हैं। कृतिका,
जी निश्चित तौर पर, और चप्पे चप्पे पर दूरदर्शन की भी नजर है। हम पल पल की तस्वीरें लगातार हर एंगल से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विशाल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस किस तरह से दूरदर्शन की इतनी मेगा कवरेज हो रही है ये आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। अपने हम खास मेहमानों के पास भी आएंगे, थोड़ा ग्राउंड जीरो पर जो हमारे लोग हैं उनसे हम एक बार बात कर ले। अखिलेश सुमन हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं और विकास सिंह को मैं देख पा रहा हूं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश के पास मैं आऊंगा। अखिलेश, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दो विदेशी खास मेहमान, एक तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये खास मेहमान है। किस तरह से इनका आगमन, इनकी गणतंत्र दिवस में भागीदारी, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि इसके आगे की जो आने वाले दिनों में जो भारत और यूरोप के साथ में नई टाइज होने जा रही हैं उसकी भी बहुत सारी बात की जा रही है। तो आज का दिन विशेष हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे आज का दिन गणतंत्र दिवस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है और इस लिहाज से दुनिया के सभी देशों की निगाहें रहती है भारत पर कि किस तरीके से भारत अपने लोकतंत्र को सेलिब्रेट करता है। और भारत की ये परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस पे दुनिया के किसी देश के महत्वपूर्ण जो राजनेता है उनको बुलाया जाता है। आपको याद होगा कि एक बार आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था और इस बार यूरोपीय यूनियन को बुलाया गया है। यूरोपीय यूनियन के यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष है और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष है, उन दोनों को इस बार बुलाया गया है। वो यूरोपीय यूनियन के 27 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक मायने में कहे कि यह एक ऐसा वक्त है आज का ये जो गणतंत्र दिवस है कि दुनिया का सबसे जो विकसित कोना में से एक है जो यूरोप है, यूरोप का प्रतिनिधित्व आज हमारे गणतंत्र दिवस पर हो रहा है। आप जानते हैं कि यूरोप जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा ग्रुपिंग रहा है पूरे यूरोप, जिसके साथ भारत के एक ऐसे संबंध रहे हैं, न सिर्फ जो रणनीतिक संबंध रहे बल्कि हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, हमारा सांस्कृतिक संबंध इनके साथ रहा है। तो एक इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं तो यूरोप के साथ हमारा जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसे में यूरोपीय यूनियन के दो सबसे वरिष्ठ नेता, जो सबसे शीर्ष नेता है, उनका यहाँ आना कह सकते हैं कि विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है कि किस तरह भारत जो है दुनिया के अनुभवों से लाभ उठाकर अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। और ऐसे में जब दुनिया के कई इलाके जो है वो संघर्षों में लगे हुए हैं, दुनिया के कई इलाके जो है वो ऐसे टकराव में लगे हुए हैं, इस तरह की स्थितियां दुनिया के कई इलाकों में बनाई जा रही है जिससे कि संकट बढ़ रहा है। ऐसे में भारत एक अस्थायी लोकतंत्र के रूप में दुनिया को शांति और विकास की राह दिखा रहा है। और इस मायने में कहें कि इस बार 77वां गणतंत्र दिवस काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इस तरीके से प्रेषित किया है कि देखिए ये जो हमारा जो भारत है, अभी भारत में कई तरह के चुनौतियां कई बार आई हैं, लेकिन हर तरह की चुनौतियों का भारत ने मुकाबला किया है और अपना जो विकास यात्रा है उस विकास यात्रा पर हम कायम रहे। तो इस मायने में आज का भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दिखाया जाएगा हमारे जितने दूतावास हैं और जितने हमारे उच्चायोग हैं, उन उच्चायोगों पर भी यहाँ के गणतंत्र दिवस की झलकियां दिखाई जाएंगी। जी 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 बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में किस तरह से गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं? क्या कुछ नई झलक, तस्वीरें हमको आज देखने को मिलेंगी लखनऊ से? जी बिल्कुल, और बेहद ही उत्साह में है यहाँ लखनऊ में, और पूरा जो वातावरण कहें, लखनऊ कहें, उत्तर प्रदेश कहें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हम इस समय विधानसभा के सामने मौजूद हैं और यहाँ से अभी मुख्य परेड होगी। यहाँ पर राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे और जिसके बाद सैन्य पराक्रम देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास होता है। जब हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो ऐसे में हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को जानने की बहुत जरूरत होती है। ये तमाम सारे लोग आए हुए हैं और दिख रहा है कि हमारा देश किस तरीके से गुलदस्ता है। यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं परेड देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में। 9:30 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पर ध्वजारोहण का चालू होगा, जिसके बाद यहाँ पर
सेना और पुलिस बल की परेड यहाँ पर होगी और साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर, उनकी भी झांकियां निकाली जाएंगी। लेकिन ऐसे में जब लोग परिवार को लेकर, बच्चे को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और ये तो मुख्य कार्यक्रम है, जगह जगह पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को भी समझने की जरूरत होती है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे सामने जो लोग आजाद हुए उसके बाद वहाँ कितने गणतंत्र के मूल्य रह गए, वहाँ गणतंत्र रहा कि नहीं रहा। लेकिन हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है और उसके बाद हमारे यहाँ किस तरीके से एकता है, और ये सबसे बड़ी बात है। हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, आप इनको जानिए। देश के विकास में आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या भागीदारी है, कहीं आपके अधिकार दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये सब मूल्यों को जानने के लिए आज बड़ा दिन होता है, एक संकल्प लेने का दिन होता है निखिल। बिल्कुल, और आपने विकास जैसा कि कहा कि देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है पूरा देश, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं। तो जो कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आज स्वदेश के प्रति प्यार जो है और जो देशभक्ति की भावना है वो अपने चरम पर है, हम सब में, आप सभी में और देशवासियों में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तो आज हम लगातार अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको देश के अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी लखनऊ की, और अब सीधा रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां से हमारी सहयोगी मेघना देव इस समय जुड़ रही हैं। सीधे तौर पर मेघना, अगर हम बात करें आज के खास दिन की, तो आज ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा देश का जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत ना हो रही हो, क्योंकि देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के तमाम शहर, हर एक गली में आज एक ही तस्वीर, गणतंत्र दिवस को मनाने की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, और सिर्फ 3 रंग नजर आ रहे हैं, केसरिया, सफेद और हरा। मेघना। जी बिल्कुल, देखिए जब ऐसा कोई दिन आता है, खासतौर पर हम बात करें कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उस दिन खासतौर पर बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता नजर आती है। सुबह सुबह लोग प्रभात फेरी निकालते हैं, और देखिए आज हम यहाँ पर आए हैं, अहमदाबाद का ये पुलिस ग्राउंड है, यहाँ पर परेड होगी। तो सबसे बड़ी संख्या में अगर देखें तो यहाँ पर बच्चे ही आए हुए हैं, और ये जो स्कूली बच्चे आए हुए हैं वो सब अपने साथ कई प्लाकार्ड्स लेकर आए हैं, कई
पोस्टर्स लेकर आए हैं, झंडे लेकर आए हैं, तो बेशक एक तरीके की उत्सुकता तो रहती ही है। उसके साथ ही बताऊं, जो आज कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी निकलेगी, उसमें भी स्वतंत्रता का मंत्र, ये थीम दिया गया है और उसके साथ ही ये भी उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमारे तिरंगे का जो ये स्वरूप है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो उसकी जो पूरी जर्नी है। जब मैडम भिखाजी कामा ने सबसे पहले पेरिस में जब अपना झंडा अनफर्ल किया था, फहराया था, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, वो उसके बाद से कैसी जर्नी रही है उसको भी दर्शाया जाएगा। उसके अलावा धर्म चक्र दर्शाया जाएगा और उसके साथ ही महात्मा गांधी के जो मूल्य हैं उनको दर्शाया जाएगा, चरखे को दर्शाया जाएगा। तो एक तरीके, और देखिए ये बात भी है कि अब जो कि झांकियों के लिए वोटिंग भी होती है, पॉपुलर कैटेगरी, कई कैटेगरीज में वोटिंग होती है, तो पिछले 3 बार से अगर देखा जाए तो गुजरात ने हैट्रिक की है पॉपुलर कैटेगरी में। झांकियों में जो गुजरात की झांकी है उसको पॉपुलर कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है। तो इस बार भी जो गुजरात की जो झांकी है वो एक तरीके से एक यात्रा को दर्शाएगी, तो जो जिसे लोग देख सकेंगे। उसके अलावा भी अगर देखें तो गुजरात में वाव थराद जो जिला बनाया गया है नया, उसमें इस बार राज्य कक्षा का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं गुजरात के, वो झंडा फहराएंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो लखपत, नाड़ाबेट जो बॉर्डर एरियाज हैं उन सभी जगहों पर भी आज कार्यक्रम होंगे। और उसके अलावा अगर देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। तो देख सकते हैं कि गुजरात में कई इलाकों में ये आज खास कार्यक्रम भी हो रहे हैं और उसके साथ ही जब इससे युवा जुड़ते हैं तो ये और भी खास हो जाता है। जी, निश्चित तौर पर जब युवा जुड़ते हैं तो और भी खास हो जाता है ये कार्यक्रम। मेघना, आप हमारे साथ बनी रहें, हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए। वी आर सॉरी सर एंड मैम, वी केप्ट यू वेटिंग, क्योंकि हम चाहते थे कि देश की जो तमाम तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों के साथ साझा कर सके। आपने भी इसका आनंद लिया होगा। जनरल कटोच, सबसे पहले आपके पास आता हूं। किस तरह से आप देखते हैं इस गणतंत्र दिवस को, इस विशेष उल्लेख के साथ में कि सैन्य परेड जो है, जो हमारे वीरता पराक्रम की जो झांकी होगी, जो भारतीय सैन्य क्षमताओं का एक प्रदर्शन है और खासतौर पर आधुनिक क्षमताओं का प्रदर्शन है, दुनिया देख रही है, बहुत गौर से देख रही है। कैसे परिभाषित करेंगे इसको? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको और आपके सभी दर्शकों को 77वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। देखिए, ये जो परेड होती है इसमें पूरी दुनिया के लोग तो देखते हैं, लेकिन भारत में आप किसी भी गांव में भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, इस परेड को देखने के लिए सभी अपने टीवी सेट के सामने जुड़े हुए हैं। एक तो वो परेड देखते हैं और दूसरे ये झांकियां देखते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने टीवी सेट को छोड़ के जाएगा। ये है इसका महत्व। एक तरफ से ये परेड जो है ये पूरे भारत को जोड़ देती है और जो भारत ने तरक्कियां की है वो पूरे विश्व के साथ, विश्व को वो मैसेज चला जाता है। जब परेड को आप देखते हैं, जब शुरुआत होती है परेड की और जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, अभी इस समय पर अशोक चक्र दिया जा रहा है, एक तरफ से वो ज्ञान भी लोगों को मिल जाता है कि ये जो भी उस प्रकार का काम करते हैं वो मंच पर जाके राष्ट्रपति जी से अपना अवार्ड लेते हैं। लेकिन जब जनरल कटोच, आपको यहां रोकना चाहेंगे, आपको ले चल रहे हैं नितिन नवीन, बीजेपी के अध्यक्ष, जो इस समय बीजेपी मुख्यालय पर उन्होंने तिरंगा फहराया है। तो ये सीधी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन ने झंडा फहरा करके आज के इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, भाजपा मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें। तो आज पूरे देश में अलग अलग जगह पर गणतंत्र दिवस का जो ये मौका है, इस अवसर पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम देखें तो देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है, क्योंकि आज पूरा देश जो है वो इस वक्त राष्ट्रभक्ति में डूबा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के इस खास दिन को लेकर। फिलहाल ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। तो बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है ये त्यौहार, विशेष इसलिए भी हो जाता है, नए अध्यक्ष उनको मिले हैं और उनकी अगुवाई में ये बीजेपी मुख्यालय पर ये
जो कार्यक्रम है, आज पहली बार नितिन नबीन के अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर हम सब देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस, 77वां गणतंत्र दिवस बेहद महत्वपूर्ण और देशभक्ति से सराबोर करने वाला हम सबको, और साथ ही साथ भावनाओं को, देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने वाला। तो इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कहते हैं, अभी कृतिका आपने देखा होगा कि वसंत पंचमी का उत्सव हमने कुछ दिन पहले मनाया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब हम बसंत की बात करते हैं और जब रिपब्लिक डे परेड की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पराक्रमी वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए उद्यत हैं, तो हम बात करते हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, इसकी भी बात करते हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो जाहिर तौर पर ये जो आज का गणतंत्र दिवस है, कई मायनों में विशेष होने जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज 16,000 फीट की ऊंचाई से देशभक्ति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जी। बर्फीली वादियों के बीच आईटीबीपी के जवानों और आम नागरिकों ने मिलकर तिरंगा फहराया। जी हाँ, वहां की तस्वीरें निखिल अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि माइनस का तापमान है, साथ ही तेज ठंडी हवाएं होने के बावजूद लोगों का जोश उत्साह बिल्कुल भी कम इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा। और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरी घाटी गूंज उठी है। तो वहां की ये तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज 77वां गणतंत्र दिवस और बर्फीली घाटी में जवानों और पर्यटकों ने ये जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, तो इस दौरान ये भी बात इसमें जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें हम कहते हैं कि जहां पर रेगिस्तान भी है, जहां तपती धूप है, और एक तरफ माइनस में आपने देखा कि किस तरह से बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में भी तिरंगा फहराने का जो जोश और जज्बा है, वो आपने देखा हमारे सिर्फ जवानों में नहीं बल्कि आम नागरिकों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे आज के इस कार्यक्रम पर, इस उत्सव पर चर्चा करने के लिए। जनरल कटोच अपनी बात कह रहे थे। जनरल कटोच, आप बता रहे थे कि किस तरह से हमारे जो पराक्रमी वीर, जो सेना के जवान हैं, जो सेना के तीनों अंग हैं, वो किस तरह से आज अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, तो एक बार जब परेड शुरू हो जाती है तो एक तरफ से जो भी भारत के सैनिक हैं उनका जोड़ जो है अपने पूरे भारतवासियों के साथ फिर से हो जाता है। देखिए, भारत की सेना जो है, भारत की सेना के तीनों अंग, ये भारत के लोगों की सेना है। इट इज द पीपल्स आर्मी। और ये जो मिलाप जो हो जाता है दोनों के बीच में, देशवासियों के साथ और अपनी सेना के साथ, ये इस परेड में वो झलक पूरी दिखाई जाती है। दूसरा, जो तरक्की की है भारत ने अपने डिफेंस करने के लिए, जो नए नए हथियार आए हैं वगैरह, वो भी सब इस परेड को देखने में आ जाते हैं, जिससे कि आम जनता जो है उसके साथ वो जो डिफेंस के साथ उनका जो है लगाव वो और तेज हो जाता है। बैक टू द स्टूडियो। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अगरतला से कुणाल शिंदे जुड़े हुए हैं। बीच बीच में हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अपने खास मेहमानों के पास भी जाते रहेंगे। कुणाल शिंदे, अगरतला में किस तरह से आज गणतंत्र के रंग क्या दिखाएंगे आप हमको, क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको सुप्रभात और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी हमारे दर्शकों को। अभी इस वक्त हम हैं आसाम राइफल्स के परेड ग्राउंड में, अगरतला में ये स्थित है। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे गवर्नर जो है त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू महोदय यहाँ पर आके तिरंगा फहराएंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और भी कैबिनेट उनके सहकारी जो है यहाँ पे शामिल होंगे। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो भी इस वक्त यहाँ पे परेड ग्राउंड पे मौजूद रहेंगे हर साल की तरह। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पीछे तरफ, क्योंकि थोड़ा धूप है यहाँ पे, तो यहाँ पे सभी मार्चिंग कंटिजेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है इस परेड में, जैसे कि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स हो, त्रिपुरा पुलिस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, CRPF हो,
फिर स्काउट्स एंड गाइड्स की जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे और विशेष रूप से इस बार जो इनविटेशन खास तौर पे दिया गया है वो है मणिपुर पुलिस को। तो मणिपुर पुलिस का भी दस्ता यहाँ पर विशेष मतलब मार्चिंग कंटिंजेंट में शामिल होगा, और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, जैसे हम सबको पता है रिपब्लिक डे का, तो त्रिपुरा भी ये जो नए भारत का जो सक्सेस स्टोरी, जो ग्रोथ स्टोरी जो लिखी जा रही है, इसमें भी त्रिपुरा कहीं पे पीछे नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कदम मिलाते हुए भारत के इस ग्रोथ स्टोरी में अपना योगदान दे रहा है। अब 2 दिन पहले यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर थे, तो उन्होंने लगभग 900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही साथ शिलान्यास भी किया। कुछ परियोजना का अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही है, बट जो परियोजना का शिलान्यास किया है ये आने वाले कुछ सालों में त्रिपुरा का पूरा जो चेहरा है ये बदलने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। जैसे कल जो उन्होंने परियोजना का उद्घाटन किया, 450 करोड़ रुपए की ये परियोजना है माताबरी टूरिज्म सर्किट का, तो ये अपने आप में जो त्रिपुरा का जो इकोनॉमी है ये बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये माताबरी टूरिज्म सर्किट जो है ये यहाँ की जो 51 शक्तिपीठ में से जो एक है माता त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, तो काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, काफी यहाँ पे लोग इसको काफी मानते हैं। तो इस मंदिर के नाम से इस परियोजना का नाम दिया गया है, और ये 4 दिन का पैकेज होने वाला है। 450 रुपए की परियोजना है ये, और इसमें नीर महल जो महत्वपूर्ण जो टूरिज्म ये है, जो स्पॉट्स है, डेस्टिनेशन है त्रिपुरा के, इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो 4 दिन का ये पैकेज होने वाला है। इसमें नीर महल है, उज्जैन तो पैलेस है अगरतला का, फिर साथ ही साथ छबिमुरा जो है ये रॉक कार्विंग्स है, जिसको मिनी अमेज़न ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बिल्कुल, और जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा गौरव है वो तो जुड़ा ही है, विकास भी जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से विरासत और विकास साथ साथ चल रही है, अगरतला से कुणाल शिंदे ने इसकी खास तौर पर जानकारी दी है। चलते हैं सीधे प्रोफेसर अंशु जोशी के पास। बहुत देर से मैम आप वेट कर रही हैं। दरअसल जो हमने सवाल अखिलेश सुमन से जानने की कोशिश की थी उसका एक्सटेंशन आपसे जानेंगे। 2 खास मेहमान यूरोप से, कितना महत्वपूर्ण और कैसे इसको परिभाषित करेंगे? विश्व के कोने कोने में भारत माता को अपने मन में संजोए भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे अपने सभी भारतीय भाइयों और बहनों को मैं इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आज का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है क्योंकि आज यूरोपियन यूनियन के 2 प्रमुख शक्तिवान मेहमान हमारी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। एंटोनियो लुइस सैंटो दी कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वान जो कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कल मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की घोषणा की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारी वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन, पूरा प्राचीन दर्शन, संविधान की शक्ति और वर्तमान भारत सरकार के दृढ़ निश्चय के साथ आज हम एक नए भारत में बैठे हैं, इसीलिए ये मेहमान यहाँ पर हैं। ये नया भारत नारी शक्ति, विश्व की कुल आबादी का, युवा आबादी का 20 से 22% अपने पास रखने वाली युवा शक्ति हमारी, और तकनीक की शक्ति, अन्नदाता की शक्ति के साथ हमने एक नए भारत का निर्माण किया है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम भी है, और वंदे मातरम के 150 वर्ष भी हमने पूर्ण किए हैं। और इस नए भारत को जब हम वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसीलिए ये मेहमान यहाँ पर हैं। कल FTA की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो एक पश्चिमी सभ्यता पर और पश्चिम के शक्तिवान राष्ट्रों पर आधारित आज तक का जो ग्लोबल ऑर्डर था निखिल, वो हम बदलते हुए देख रहे हैं, वो हम भारत की ओर आते हुए देख रहे हैं। पूरा विश्व भारत के इस दर्शन पर विश्वास करता है कि हम पूरी वसुधा को एक परिवार मानकर कॉम्पीट ना करें, हम कोलैबोरेट करके आगे बढ़ें। तो निश्चित तौर पर यह गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत ने शक्ति की परिभाषा को बदलते हुए वैश्विक राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से एक नया परचम लहराया है। चाहे आर्थिक जगत हो, चाहे व्यापारिक जगत हो, अपना सामरिक जगत हो, सुरक्षा का क्षेत्र हम यदि देखें, एग्रीकल्चर का क्षेत्र देखें, सफलता के नए परचम लहराते हुए यूरोपियन यूनियन के जिन इन मेहमानों को हमने यहाँ निमंत्रित किया है, हमारी इस तमाम शक्ति का आज वे दर्शन करेंगे।
एक छोटा सा मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के सुलभ ज्ञान के लिए जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं की अध्यक्ष है उर्सुला, और उसके साथ ही साथ यूरोपीय परिषद, एक तो यूरोपीय आयोग हो गया, दूसरा यूरोपीय परिषद हो गया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि इन दोनों पदों के क्या महत्व है, किस तरह से ये जो पूरी यूरोप की ग्रुपिंग है ये किस तरह से काम करती है, क्योंकि हम जब जो ट्रीटीज देखते हैं वो एक देश से दूसरे देश के बीच में देखते हैं। तो आप हमारे दर्शकों के ज्ञान के लिए थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कही जा रही है पूरे यूरोप के साथ में भारत कर सकेगा। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में जोड़ा है निखिल। यदि हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो फिर यूरोप के तमाम जो ये सदस्य देश हैं इसमें 30 से अधिक उनको लेकर के ये एक यूनियन बनी हुई है, और इसके दोनों ही काउंसिल के भी अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, और यूरोपियन कमीशन की भी जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन वो भी हमारे साथ हैं, और ये दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं दो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग क्षेत्रों का, और इनके साथ मिलकर हम ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इसको इसीलिए मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि ये भारत का किसी यूरोप के एक देश के साथ बायलैटरल एफटीए नहीं होने जा रहा है। ये यूरोपियन यूनियन के तमाम सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूरोप के भारत का एफटीए होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि यदि हम यूरोपियन यूनियन के साथ अपने व्यापार को देखें तो सिर्फ गुड्स का जो व्यापार है वो 136 बिलियन का हमारा आंकड़ा छूता है, और इस एफटीए को करने के पीछे मंशा ये है कि यूरोप के मार्केट्स और वहां पर अपनी युवा शक्तियों को अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से भारत देख रहा है, और भारत की मार्केट और भारत के व्यापार को और आगे यहाँ इन्वेस्ट करने की दृष्टि से यूरोपियन यूनियन जिसमें कि ये तमाम सदस्य देश शामिल है भारत की ओर देख रहा है। तो इसको मदर ऑफ ऑल डील्स निखिल इसीलिए कहा जा रहा है, जिसमें कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी का क्षेत्र देखें, सस्टेनेबिलिटी का क्षेत्र देखें, सुरक्षा का क्षेत्र देखें, एआई का क्षेत्र देखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्षेत्र देखें, तकनीक का क्षेत्र देखें, मोबिलिटी का क्षेत्र देखें। इसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है। गुड्स का यदि हम क्षेत्र देखें, इसमें हम ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र देखें, ये तमाम क्षेत्रों को कवर करते हुए, तमाम सेक्टर्स को कवर करते हुए ये एफटीए होने जा रहा है। फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी यूरोपियन यूनियन और भारत मिलके हमें आगे बड़ा काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार के बेनिफिट यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों को और भारतीयों को इससे मिलेंगे वो है तमाम जो सामान यहाँ से वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, उनकी जो कीमतें हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमको इसका विशेष लाभ भारतीयों को होगा। हमको इसमें बहुत बड़ी कटौती ड्यूटी प्राइसेस में होती हुई दिखाई पड़ेगी, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये एफटीए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ऑल इन ऑल वैश्विक राजनीति और जो वैश्विक राजनीति के दूसरे प्लेयर्स हैं उनको हम एक संदेश मिलते हुए देखते हैं कि यदि कोई एक देश भारत के साथ किसी प्रकार का मैं कहूं कि कोई कटु व्यवहार या किसी प्रकार की ऐसी घोषणाएं करता है जिससे बायलैटरली उस देश के साथ, बिल्कुल आपने ये बड़ी बात कही है। और अगर इसमें जिसको कहते हैं कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, तो इस पर भी हम सवाल आगे करेंगे आपसे कि आखिर इसका असर क्या होगा। लेकिन जिस तरह से आपने यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की बात की, एंटोनियो कोस्टा की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की बात की, मुझे लगता है कि कृतिका आप जरूर इन दोनों लोगों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी और इनके विषय में आप जानकारी देंगी। बिल्कुल निखिल, अगर सीधे तौर पर देखें तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि जब यूरोपीय संघ से ये दो खास मेहमान आज हमारे यहाँ इस वक्त आज हमारे देश में मौजूद है। जहां यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन जो मुख्य अतिथि के तौर पर आज शामिल होंगे कार्यक्रम में, तो वह यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के तौर पर वो सिर्फ नीतियां नहीं बनाएंगी बल्कि 27 देशों की दिशा भी तय करती हैं। और ब्रसेल्स में अगर कोई एजेंडा चलाता है निखिल तो उसके पीछे अक्सर यही नाम होता है। उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी की राजनीति से निकलकर यूरोप की शीर्ष कार्यकारी कुर्सी तक पहुंची। एंजेला मर्केल सरकार में रक्षा मंत्री रहीं, जहां सैन्य सुधार, नाटो दबाव और बजट विवादों से दो चार हुई। यहीं से बनी उनकी पहचान कठिन फैसले लेने वाली नेता। वर्ष 2019 में वॉन डेर लेयन बनी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यानी यूरोप की असली सरकार की प्रमुख। कोविड संकट हो या वैक्सीन डिप्लोमेसी, यूरोप को एक लाइन में खड़ा करने का काम उन्होंने किया। आलोचना भी हुई लेकिन कंट्रोल उनके हाथ से नहीं गया। यूक्रेन युद्ध के बाद वॉन डेर लेयन यूरोप की सबसे आक्रामक आवाज बनकर उभरी। रूस पर प्रतिबंध, यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद यूरोप की सख्त नीति की चेहरा बनी।
अमेरिका के साथ कदम मिलाए, लेकिन यूरोप की स्वतंत्र भूमिका भी बचाए रखी। ग्रीन डील उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जलवायु नीति, कार्बन टैक्स, टेक कंपनियों पर लगाम, यूरोप को रेगुलेटरी सुपर पावर बनाने की कोशिश। यहीं से चीन और अमेरिका टेक दिग्गजों से टकराव भी शुरू हुआ। भारत को लेकर वॉन डेर एलेन का रुख साफ है। रणनीतिक साझेदार, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक में सहयोग यूरोप की नई विदेश नीति का अहम हिस्सा है। उर्सुला वॉन डेर एलेन सिर्फ यूरोप की प्रशासक नहीं, उसकी दिशा तय करने वाली ताकत है। आलोचक उन्हें कठोर कहते हैं, समर्थक निर्णायक। लेकिन एक बात तय है, आज यूरोप की राजनीति में अगर एजेंडा चलता है तो वॉन डेर एलेन की मोहर के बिना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन के बारे में आपने जाना, और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं वो भी बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत रुतबा भी उनका है। 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में एंटोनियो कोस्टा की हम बात कर रहे हैं, जो यहां पहुंच चुके हैं। आज वो खास मेहमान है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के तौर पे कोस्टा आज 27 देशों की राजनीतिक धुरी के केंद्र में है, जहां सहमति बनाना भी सत्ता है और संतुलन साधना भी रणनीति। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल की राजनीति से निकलकर यूरोप की शीर्ष सत्ता संरचना तक पहुंचे हैं। 2015 से 2024 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे कोस्टा ने आर्थिक संकट, यूरोपीय दबाव और घरेलू असंतोष के बीच सरकार चलाई और सत्ता बचाए रखी। यही वजह है कि ब्रसेल्स उन्हें सर्वाइवर और निगोशिएटर दोनों मानता है। वर्ष 2024 में कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया, वो पद जहां यूरोप के सभी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की राय एक टेबल पर लाई जाती है। कोस्टा का रोल न कानून बनाना, न बयानबाजी, बल्कि यूरोप को टूटने से बचाए रखना। कोस्टा की राजनीति तेज भाषणों की नहीं, बैकरूम डिप्लोमेसी की है। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट, माइग्रेशन और चीन अमेरिका तनाव, हर मुद्दे पर कोस्टा संतुलन की भाषा बोलते हैं। वो यूरोप को अमेरिका की छाया में भी रखते हैं और अपनी स्वतंत्र पहचान भी बचाते हैं। कोस्टा भारत और ग्लोबल साउथ को यूरोप के भविष्य के साझेदार के रूप में देखते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी, यही उनके एजेंडे की कीवर्ड हैं। एंटोनियो कोस्टा ना तो सुर्खियों के नेता हैं, ना ही मंच के सितारे, लेकिन ब्रसेल्स की राजनीति में यही उनकी ताकत है। एक ऐसा चेहरा जो सामने कम दिखता है, मगर फैसलों के पीछे अक्सर वही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो ये थी दो खास मेहमान जो हमारे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष, उनके बारे में, और बेहद ताकतवर हैं। और खास तौर पर जो जिस तरह से हमने आपको बताया कि वो सारे फैसले के लिए वो उत्तरदायी हैं। और 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ में जो भारत का मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा जा रहा है, जो समझौता होने जा रहा है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। इनके जरिए उसका आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें, सारे एंगल्स पर चर्चा हम आपको यहाँ दिखाते रहेंगे। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जी हां, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर और देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हैदराबाद से सुरेखा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही श्रीनगर से शब्बीर डार और पटना से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुरेखा आपके पास में आना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस का इस मौके पर अपना पूरा उत्साहित नजर आ रहा है और हर नागरिक खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। सुरेखा। जी हाँ, बिल्कुल। और एक तरीके से कह सकते हैं कि सबके लिए एक गर्व का दिन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी मैं जब आ रही थी रास्ते में भी हर गली में जो है झंडा फहराने के लिए तैयारियां हो रही थी। और इस वक्त हम लोग सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में हैं, जहाँ पर कुछ ही क्षणों में जो है राज्यपाल यहाँ पर झंडा वंदन का जो कार्यक्रम है उसे शुरू करने वाले हैं। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेड के लिए भी पूरी तैयारियां जो है वो भी की गई है। और इनके अलावा कुछ देर में झांकियां जो है वो भी निकलेंगी और जाहिर तौर पर जो मार्च होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एकता की भावना जो जगाता है वो देखने लगेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर तेलंगाना की बात अगर हम करते हैं या हैदराबाद की अगर बात करते हैं कि निजाम का राज था और उसके बाद किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से रणनीति का उपयोग किया और किस तरीके से हैदराबाद को देश का एक अभिन्न अंग बनाया, तो ये वो पूरा का पूरा इतिहास रहा जिसके वजह से हैदराबाद अपने आप में कह सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन हो या फिर किस तरीके से पूरे देश के साथ हैदराबाद भी जुड़ा है। और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो भी पहुंचे हैं, डेप्यूटी सीएम पहुंचे हैं और राज्यपाल यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ देर में जो है यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें राज्यपाल जाहिर तौर पर ये भी बताने वाले हैं कि राज्य की तरफ से किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है देश के लिए। और क्योंकि हर राज्य अपनी अपनी भूमिका भी निभाता है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि देश की एकता, देश किस तरीके से अग्रसर हो रहा है सफलता की ओर, उसके बारे में भी बताता है। ये वो दिन है जब हम अपने एकता और अपना जो दृढ़ निश्चय है कि किस तरीके से हम एक डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए किस तरीके से अग्रसर अभी तक हुए और आगे विकास किस तरीके और विरासत से बढ़ने जैसा वाले कि हमने कहा साथ साथ आगे चल रही है सुरेखा। और ये तमाम दृश्य हम देख पा रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रीनगर का रुख करेंगे, जहां शब्बीर डार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, श्रीनगर बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि धारा 370 हटने के बाद से हमने देखा है कि बहुत सारा विकास, जिस विकास का उल्लेख अभी रेखा कर रही थी, बहुत विकास और एक जो लोकतांत्रिक भावना का सबल होना, प्रबल होना, वो और गहराई तक पैठ कर रहा है। किस तरह से बताएंगे आप भारतीय गणतंत्र दिवस पर आज उल्लास और उत्साह का माहौल श्रीनगर में, क्या जानकारी आप देंगे? ये बिल्कुल श्रीनगर बिल्कुल इस वक्त रंगा हुआ है पूरे कलर्स में। और जो विकास और प्रगति की आप बात कर रहे हैं कि हमने देखा जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद किस तरह से जो है डेवलपमेंट की जो लहर चली है और गली गली गांव तक जो है जो प्रोग्रेस पहुंची है, डेवलपमेंट पहुंचे। और आज के दिन में भी हमने देखा है कि कल शाम से ही पूरा कश्मीर, चाहे गाँव हो या देहात हो या शहर हो, हर जगह जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, जो बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं या बाकी मुख्य जो है बिल्डिंग्स वो सजाई गई है। वो लाइट को रात तक वो ट्राई कलर्स में रंगी थी। और आज सवेरे से जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि किस तरह से गली गली में बच्चे जो है हाथों में लेके तिरंगा लेके, जो एक नई चीज है कश्मीर में, क्योंकि हमने देखा है कि
कुछ कहीं 10 साल पहले कश्मीर में गणतंत्र दिवस हो या बाकी इंपॉर्टेंट डेज हो, कश्मीर में किस तरह की परिस्थिति रहती थी, लेकिन आज के दिन में जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल में इस वक्त फंक्शंस हो रहे हैं। वहाँ पे इस दिन के मुनासबत से जो झंडे जला रहे हैं और वहाँ पे फंक्शंस हो रही हैं। कश्मीर में भी जो मुख्य फंक्शन है वो भी स्टेडियम में होने वाली है, और जम्मू कश्मीर की जो मुख्य फंक्शन है वो जम्मू में, जहाँ पे उपराज्यपाल जो है वो सलामी लेंगे और वहाँ पे पूरा मार्च पास होगा और वहाँ झांकियां होगी। जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल 15 साल में जो प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उस की जो है तस्वीर वहाँ पे दिखाई जाएगी। तो हम वापस आएंगे आपके पास, वापस आपके पास आएंगे शबीर। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो पटना चलेंगे मधुरेश नारायण के पास। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हम सभी के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। लगातार अपने विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आप तक अलग अलग जगह की तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और आज के दिन को लेकर 2 लाइन जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ना झुका है ना झुकेगा ये हिंदुस्तान हमारा। ना झुका है ना झुकेगा ये हिंदुस्तान हमारा, और हर मुश्किल से लड़कर चमक रहा हमारा सितारा। क्यों नहीं? बिल्कुल, हर मुश्किल से लड़कर चमक रहा है हमारा सितारा, और हिंदुस्तान कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। और जब हम तमाम अपनी रिपोर्ट्स में तमाम रिपोर्टर्स के साथ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से विकास की नई ऊंचाइयों पर अपना परचम लहरा रहा है भारत, और किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमारे पास गर्व करने को बहुत कुछ है, हमारी संस्कृति, हमारा विरासत, और हमारा आज हमको गर्व भी करने के लिए हमको अवसर देता है। इस वजह से भी क्योंकि हम लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने इतिहास को भूले नहीं हैं और उससे सीख लेकर, सबक लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब हम इसकी बात करते हैं तो आज का जो ये 77वां गणतंत्र दिवस है वो और भी विशेष हो जाता है। कृतिका। बिल्कुल निखिल, और क्योंकि 77वां गणतंत्र दिवस भी और साथ ही हम सभी का ये लक्ष्य भी है, और केंद्र सरकार भी लगातार इस पर काम कर रही है, तमाम योजनाएं लाई जा रही है कि किसी भी हाल में हमें विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, और इसमें हर क्षेत्र की अपनी अहम भूमिका भी रहेगी, जिसको लेकर तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। फिलहाल आज अलग अलग जगह से तस्वीरें हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं, और अब सीधा रुक कर लेते हैं समय पटना का, जहां से हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेश, वहां पर किस तरीके का उत्साह इस समय नागरिकों के अंदर देखने को मिल रहा है आज के इस खास पर्व को लेकर, अवसर को लेकर?
देखिए 77वां गणतंत्र दिवस है और निश्चित रूप से जो उत्साह है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा है और पटना के गांधी मैदान में जो कार्यक्रम है झंडा तोलन का वो शुरू हो चुका है। जो गवर्नर हैं बिहार के डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान उन्होंने यहाँ झंडा फहराया और इसके बाद अब कुछ देर में जो झांकियाँ हैं वो झांकियाँ लेकर के आई जाएंगी। विभिन्न विभागों की झांकियाँ बनाई गई है। खास करके इस बार जो आकर्षण का केंद्र है वो स्टार्टअप बिहार का जो झांकी है वो काफी आकर्षक बताया जा रहा है कि होने वाला है और इसके साथ ही जीविका दीदियों का जो के थीम पर जो झांकी बनाई गई है वो भी काफी बताया जा रहा है कि आकर्षक होने वाला है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पटना के गांधी मैदान में अभी मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पे जो परेड वगैरह है वो उसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि पटना में गणतंत्र दिवस को लेकर के आप यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी टाइट की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है गांधी मैदान के आसपास में और लोगों को आम लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, ट्रैफिक में किसी तरह की परेशानी ना हो इसका भी खास ख्याल रखा गया है। तो ट्रैफिक व्यवस्था भी स्मूथ है, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है और जो झांकियां हैं वो अब से तुरंत कुछ देर में शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, जो झांकियां हैं अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली हैं। देश भर के लोगों की निगाहें भी लगातार दिल्ली से लेकर के और तमाम राज्यों पर है कि किस तरह से हमारा गणतंत्र मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का उल्लास पूरे देश में के लोगों के साथ में ये जो भावना है वो जिसको कहते हैं कि ये एक से दूसरे पे जाने वाली जिसको कहते हैं कि जो वो है उस तरह से है कि एक को झंडा लिए देखकर हाथ में दूसरा साथ में दौड़ता है। तो ये जो भावना है बहुत प्रबल है आज के दिन में। और हम आपको बताते हैं जब हम विरासत और विकास दोनों की बात एक साथ करते हैं, धार्मिक जो स्थल है हमारे वो भी इस गणतंत्र दिवस के रंग में रंगे हुए हैं। कैसे हम आपको दिखाएंगे उज्जैन से। उज्जैन का जो प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर है वो भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखा। ये तस्वीरें बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हर तरफ से अलग अलग खास तस्वीरें आज नजर आ रही हैं और हर तरफ अगर हम देखें तो सिर्फ 3 रंग ही नजर आ रहे हैं, केसरिया, सफेद और फिर हरा। और इन 3 रंगों में पूरा देश इस समय आज के इस खास अवसर पर रंगा हुआ है। तो आप देखते हैं कि जो भक्ति की भावना है वो देशभक्ति के साथ भी जुड़ी हुई है। ईश्वर भक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ चल रही है। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको भी भारतीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया है। तो बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। तो अलग अलग जगह से ये बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें, जैसा कि निखिल मैंने पहले भी कहा था कि आज का दिन ही ऐसा है जब देश में आप किसी भी राज्य में चले जाएं, राज्य के किसी भी शहर में, उसकी किसी भी गली में आपको आज सिर्फ यही 3 रंग आज विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये आज ये भाव भी प्रबल हो रहा है, ये तस्वीरें भी हर ओर झलक रही हैं और कोई भी चाहे वो संस्थान हो, विभाग हो, व्यक्तिगत जो लोग हैं वो सब इस भावना को परिलक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज क्योंकि आज का ये पर्व ही ऐसा है कि हर कोई अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि उसका जन्म भारत में हुआ है। और खासतौर पर अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं भी हर बार ये गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूं जिसने अपनी बेटी का हर बार ख्याल रखा है। और भारत का अगर पहला केवल स्टे रेलवे ब्रिज की अगर हम बात करें जो कि अंजीघट ब्रिज देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से इस बार जगमगा उठा है। निखिल, ये पम्बन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ, उससे रंगा हुआ, ये जगमग करता हुआ तिरंगा इस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आपने जैसे कहा कि आप देश की बेटी हैं, आप गर्व करती हैं इस देश में पैदा होने के लिए, आप पर भी सब तमाम देश गर्व कर रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट जिस तरह से हमारे देश में आगे जा रहा है, हम सब कृतज्ञ हैं अपने जो नारी शक्ति है उनके लिए भी। और आपका आज के दिन पर विशेष वंदन और अभिनंदन भी। शुक्रिया निखिल। और लगातार हम बात कर रहे हैं आज के इस खास दिन को लेकर जहां महिला सशक्तिकरण को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है निखिल। और बात उनकी भी हम करेंगे जो विशेष इस मायने में है कि जिनके विषय में बहुत कुछ जाना सुना नहीं गया है। हमारे जो पद्म जिन पुरस्कारों को जिन लोगों को मिला है उनकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।
जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिन्ने चंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हम आज उन तमाम अगणित लघु वीरों को भी नमन कर रहे हैं जिनके बारे में इतिहास में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जब आज हम इतिहास अपना खुद बना रहे हैं, उनको फिर खुद रच रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पद्म पुरस्कार हमारे दिए जा रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा तमाम अनसुने ऐसे नायकों को दिया जा रहा है, अनसंग हीरोज को दिया जा रहा है जिनके बारे में आपने नहीं सुना था, लेकिन हमारी सरकार ने एक बेहतर काम किया है कि उन सब के बारे में ढूंढकर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लाइमलाइट में रहे हों, बहुत चुपचाप तरीके से पूरे मनोयोग से अपना कर्म करते हुए ऐसे मनोयोगियों को हमने पद्म पुरस्कार दिया है और इस बार भी देश उनको सम्मानित कर रहा है। बिल्कुल निखिल, क्योंकि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी कि बीते कल पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस साल कुल अगर हम देखें तो 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जिनमें 2 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की भी घोषणा निखिल की गई है। जी बिल्कुल, 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है, 113 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावाधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, वीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा, मेरे के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। हम सरकार और भारत सरकार का ये जो मेरे को ये पद्मश्री अवार्ड दिया, हम जैसे एक छोटा मोटा आर्टिस्ट को ये सम्मान मिला तो बहुत बहुत आनंदित हूँ। मुझे निहायत खुशी हुई कि मैं भी इस लायक हूँ कि मेरे काम को सराहा गया और कौमी सतह पर मेरे पास इस वक्त भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कद्र कीमत की लिहाज से ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। मेरे पूरे परिवार को
माने गर्व है इनके इस अवार्ड पर। हजारों से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है, किसी से फीस नहीं लिए हैं, बस यही उनका जीवन था, एकदम पूर्ण समर्पित थे। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भीकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से जो पद्म पुरस्कार हैं वो वितरित किए जाएंगे। 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इस वर्ष 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, 1 बार टू सेना मेडल वीरता और 44 सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार ढोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आज का दिन बेहद ही खास है निखिल, और लगातार हम सुबह से चर्चा भी कर रहे हैं इसको लेकर। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हमारे साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। इस वक्त सी कटोच इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हम लगातार बात कर रहे हैं विकसित राष्ट्र को लेकर, जो कि हम सभी का सपना भी है और लक्ष्य भी है, और इसमें हर एक की अहम भूमिका है। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं भी इसको लेकर चलाई जा रही हैं और आज जब गणतंत्र दिवस की ये परेड होगी तो उसकी भी एक जीती जागती मिसाल हम सभी को देखने को मिलेगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण भी होगा वहां पे। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत होते हुए भारत की झलक भी आज हमें कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। जनरल कटोच, मैं इसमें अगर अपना भी सवाल आपके लिए जोड़ दूं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हम लगातार कह रहे हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमें वो देखने को मिला है, तो कृतिका के सवाल के साथ साथ मेरा सवाल का भी इसमें जोड़ लीजिएगा। जी हाँ, धन्यवाद। देखिए, जब हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो प्रोग्रेस हुआ है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हुआ है जी। और उसकी झलक आपको आज इस परेड में देखने को मिल जाएगी। जहां तक बाकी की बात जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई हुई है, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब मैं सर्विस में था तो हम ये सोच नहीं सकते थे कि इस प्रकार की लड़ाई भी होगी। आप 2019 में देखिए, तब से लेके अब तक इन 5 सालों में ही 6 सालों में ही बहुत फर्क पड़ चुका है। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमारी सेना जो है किसी भी तरह, ना तो पाकिस्तान ने हमारा सीमा पार किया ना तो भारत ने, तो ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस की लड़ाई हुई है और ये युद्ध करने का जो तरीका है ये बिल्कुल बदल चुका है। ये जिस प्रकार का अभी युद्ध होगा उसकी झलक भी आपको इधर देखने को मिल जाएगी। स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से जिस प्रकार से ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, उसका जिक्र किया जाएगा। दूसरा, जो भैरव के बारे में आपने सुना होगा, तो भैरव में इसका मतलब है ये जो कमांडो ग्रुप्स बनाए गए हैं जी। एक तो हमारे स्पेशल फोर्सेस होते थे और दूसरा, और वो बड़े खास काम करते हैं, और दूसरा नॉर्मल इन्फेंट्री जो कुछ काम करते हैं। लेकिन जो बीच में कुछ कई ऑपरेशन की जरूरत होती है तो उसके लिए अभी ये भैरव ब्रिगेड बन चुकी है और उसका भी दृश्य आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और ये मैं समझता हूं भारत की जो शक्ति है वो एकदम परेड के सामने पूरे विश्व को और तमाम भारतवासियों को देखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाए जा रहे हैं तो बेहद महत्वपूर्ण है। आज गणतंत्र दिवस की वो थीम भी है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित एक ऐसा देशभक्ति गीत है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रेरणा स्रोत बनने के साथ ही स्वाधीनता की लड़ाई में हर आंदोलन का उद्घोष भी बना।
इस गीत ने स्वतंत्रता मार्च के दौरान न सिर्फ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को जगाया, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्र की सामूहिक चेतना को भी जागृत किया। बिल्कुल निखिल, और इसके साथ ही अगर हम देखें निखिल, तो स्वतंत्रता का जो जयघोष हम हर बार करते हैं, उस जयघोष के साथ ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, स्वतंत्रता मार्च और जुलूसों का भी प्रतीक बनता हुआ नजर आया था, जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना और प्रतिरोध की ये भावना भी जगी। और वंदे मातरम गीत न सिर्फ अब आज स्वतंत्रता मार्च का मुख्य नारा बना, बल्कि उपनिवेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक भी बन गया। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को आज दिखाते हैं इस पर। स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम ने ऐसी हुंकार भरी जिसने आखिरकार औपनिवेशिक सत्ता को देश के बाहर निकालकर ही दम लिया। स्वतंत्रता के जयघोष के साथ यह गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों का प्रतीक था। वंदे मातरम गीत न सिर्फ स्वतंत्रता मार्च का मुख्य नारा बना, बल्कि उपनिवेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का सबसे असरदार शब्द बन गया, जो भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे देश में गूंज उठा। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक हर मार्च और सभा में वंदे मातरम की गूंज और धूम दोनों होती थी। अंग्रेजों की तमाम बर्बरता के बावजूद स्वतंत्रता सेनानी और आम जनता सड़कों पर वंदे मातरम का जाप करते हुए, मार्च करते हुए अपनी एकजुटता और देशभक्ति प्रदर्शित करते थे। वंदे मातरम का असर यह था कि यह दो शब्द स्वदेशी आंदोलन का पर्याय बन गया था। यह नारा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर थोपे गए विदेशी वस्त्रों और सामान के बहिष्कार और भारत में निर्मित वस्तुओं को अपनाने का प्रतीक बन गया। लोग वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए जुलूस निकालते, विदेशी वस्तुओं का होली जलाते और औपनिवेशिक दमन के खिलाफ एकजुट होते थे। वंदे मातरम ने हाओ धर्मेते धीर और मायर देवा मोटा कपूर जैसे गीतों को प्रेरित किया, जिसका अभिप्राय है कि मां भारती द्वारा दिया गया साधारण वस्त्र भी विदेश से आए महीन कपड़ों से अधिक सम्मानजनक और उत्तम है। बंगाल विभाजन के विरोध में सड़कों पर हर प्रभात फेरी में एक ही आवाज होती थी, वंदे मातरम। चाहे वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से निकाला गया छात्रों का जुलूस हो, या 12 साल अधिवेशन में प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों का समूह हो, सबके होठों पर एक ही मंत्र, एक ही शब्द था, वंदे मातरम। बंगाल विभाजन के विरोध में और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में आयोजित हर विरोध सभा में उठाया गया वंदे मातरम नारा पूरे भारत में गूंज उठा। इसने जनता को आंदोलित किया और लोगों को सड़कों पर उतरकर वंदे मातरम का उद्घोष करने के लिए प्रेरित किया। मई 1907 में लाहौर में छात्रों के एक समूह ने वंदे मातरम का मंत्र बोलते हुए औपनिवेशिक आदेशों की अवहेलना की और जुलूस निकाला। वहीं फरवरी 1908 में तमिलनाडु के तूतीकोरन में कोरल मिल्स के हजारों मजदूरों ने ब्रिटिश अधिकारियों की दमनकारी कार्यवाहियों के खिलाफ हड़ताल की। इस दौरान मजदूरों ने विरोध और देशभक्ति के प्रतीक के तौर पर वंदे मातरम का नारा लगाया। यही नहीं, असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक वंदे मातरम ने ऐसा जोश जगाया कि पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। इस दौरान यह गीत जाति, धर्म और भाषा से परे भारतीयों को मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एकजुट करने का माध्यम बन गया, जिसने आखिरकार औपनिवेशिक शासन को जड़ से उखाड़ दिया। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, अटूट संकल्प शक्ति की भावना है। वंदे मातरम भारत के पुनर्जागरण का मंत्र है, जो चिर स्थायी है।
तो ये हमारी विशेष पेशकश में जो भी हमारे साथ में रिपोर्टर देश भर से जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। प्रोफेसर अंशु जोशी विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत विशेष धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। बिल्कुल निखिल, और इसी के साथ इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये कार्यक्रम तो लगातार जारी रहेगा ही, लेकिन इस बीच एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे तस्वीरें सीधा कर्तव्य पथ से, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं।